नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कायदे मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज विजयनगर कॉलोनी में फैज किडनी सेंटर का अफ्ताह किया। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा कई सरकर्दा डॉक्टर्स और मौजूद शख्सियतें मौजूद थीं। डॉक्टर फैजुल्लाह खान जर्मनी से आला तालीम हासिल करके हैदराबाद वापस हुए और यह दवाखाना कायम किया, जहां बगैर ऑपरेशन के असरी तरीके लेजर से प्रोस्टेट और गुर्दों की पथरी का कामयाब इलाज किया जाता है। दवाखाने के औकात शाम 7 बजे तक 9 बजे शाम है। अब आज मैं सबसे पहले हैदराबाद के हजरात जो यहाँ पर हैं दाखिला है, मैं उनसे सलाम की अर्ज़ करता हूँ और दुआ की भी अर्ज़ करता हूँ। ये हमारा शहर 550 किलोमीटर है हैदराबाद से। वहाँ भी कर सकते थे, नहीं हमें यहाँ मेहनत उठाई ना फैजुल्लाह का 8 साल से। मैं अल्लाह के भरोसा और तुम्हारे जैसे हम कौम के ऊपर भरोसा रखो, तो लोग ख़ास ख्याल रखो कि आस पर ये क्लिनिक का रखना और ये क्लिनिक इम्प्रूव करना, एक गैर मकाम आदमी को मदद करना और इंसान को अल्लाह पैदा किया सो दर्दो दिली के वास्ते, वरना इताअत के लिए कमी न थे करो कई लाख के रिश्ते थे नमाज पढ़ने के वास्ते। हमदर्दी दर्दो दिली ये चिंपा गई, अल्लाह को बहुत पसंद है ऐसी चीज़, हमदर्दी दर्दो दिली है ऐसा है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ और एक बार आपका खास ख्याल रख रहे हैं क्लिनिक का, पूरे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। डॉक्टर फैजुल्लाह खान, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना MCH यूरोलॉजी हैदराबाद डेक्कन मेडिकल कॉलेज से 2015 में कंप्लीट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्मनी से लेज़र्स एंड लैप्रोस्कोपी में फ़ेलोशिप किया एंड रोबोटिक सर्जरी। फिर गुजरात से किडनी ट्रांसप्लांट में मैं अपनी फ़ेलोशिप किया और 2017 से मैं ऑलिव हॉस्पिटल और बिरिंची हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन के जैसा काम कर रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं अपना खुद का एक क्लिनिक स्टार्ट किया आज। इस क्लिनिक का मेरा एक इंटेंशन है, मेरा एक विज़न है कि जो वर्ल्ड क्लास केयर है, जो अपना लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो ओल्ड टेक्नोलॉजी जिससे किडनी के स्टोन्स को कट करके होल से निकाला जाता था, अभी विदाउट होल, विदाउट मेकिंग ए कट इन द बॉडी, विदाउट ब्लीडिंग, बगैर होल के स्टोन निकालने का जो टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्निक जिसको RIRS कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह से जर्मनी से करके आया। तो वो अभी प्रेजेंटली सिर्फ थोड़े बहुत सेंटर्स, बड़े बड़े सेंटर्स में होता है। इसकी वजह से उसका कॉस्ट जो है बहुत हाई है, मोर देन 1 लाख 1.25 लाख है। तो मेरा विज़न है कि वो जो सर्जरी है, मैं ये जो एडवांस सर्जरी है सिर्फ पैसे वालों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए नहीं, जबकि हर एक को पहुंचना चाहिए। तो मैं एक अफोर्डेबल कॉस्ट में वो सर्जरी सबको पहुंचाने के विज़न से मैं अपना ओन सेंटर स्टार्ट किया हूँ। इंशाल्लाह आप सबसे दुआ की गुजारिश है, दुआ करिए इंशाल्लाह क्या। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज RTC के हड़ताली मुलाजिमीन की 52 दिन की हड़ताल की मुद्दत की तनख्वाह के अलावा माह सितंबर के बकाया जात देने का अहम ऐलान किया। रियासत के 97 से जायद डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले 500 से जायद मुलाजिमीन के साथ प्रगति भवन में बातचीत के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने RTC मुलाजिमीन की उम्र वजीफा को 58 से बढ़ाकर 60 साल कर देने और खातून मुलाजिमीन के लिए अलहदा मॉनिटरिंग सेल कायम करने का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि RTC को खसारे से बाहर निकाला जाए और वो हर साल बजट में 1000 करोड़ रुपये RTC के लिए मुख्तस करेंगे। उन्होंने कहा कि ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुलाजिमीन इंतजामिया के साथ ताउन करें। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर ने 3 दिन कबल मुलाजिमीन से ड्यूटी पर रजू बेकार हो जाने की अपील की थी और कहा था कि वो हर डिपो के 5 नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल का जायजा लेंगे। తొలి ప్రధాన కార్యదర్శి ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కూర్చోమ్మా బాబు కూర్చో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ అడ్వైజర్గా ప్రధాన సలహాదారుగా పనిచేస్తున్న మిత్రులు రాజీవ్ శర్మ గారు, స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్రటరీ మరియు RTC MDగా పనిచేస్తున్న మిత్రులు సునీల్ శర్మ గారు, RTCలో గౌరవనీయులు వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు ఆనంద్ గారు, APIAC చైర్మన్ బాలపల్లి గారు, మన రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉన్నతాధికారులు, రీజనల్ అధికారులు,
డివిఎంస్, డిపో మేనేజర్స్, సూపర్వైజర్స్, కంట్రోలర్స్ మరియు కార్మికులు అనే పేరుతో ఈరోజు వరకు పిలువబడుతున్నటువంటి డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, ఇతర సోదరులు, సోదరిమణులందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. మీ అందరికి తెలుసు, చాలా కష్టపడి మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నాం. సమస్యలు చాలా ఉండే, ఒకటి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్నాం. సంక్షేమంలో చాలా పెద్ద బాధ ఉండే, వలసలు బోదురు. ఒక్క మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుంచే 20 లక్షల మంది బతకబోయే పరిస్థితి. ఈయన చీఫ్ సెక్రటరీగా, నేను చీఫ్ మినిస్టర్గా బాధ్యత తీసుకున్నాను. ముందంతా కారు చీకటి. ఇంతకుముందు తెలంగాణ ఇప్పుడు రాష్ట్రం లేదు. ఆదాయం ఏందో, ఖర్చు ఏందో లెక్క తెలియదు. ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా ముందుకోవాలి అవగాహన లేదు. పైపెచ్చు అక్కడ పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు మన మీద షికాయతులు, కథ కార్ఖానా, అదో పెద్ద రభస. అటువంటి కష్టమైన సమయంలో ప్రయాణం ప్రారంభించాం. ఒక అంచనా వేసుకొని, ఒక అవగాహన కష్టపడి చేసుకొని, ఆ సమయంలో మేము అనేకమైనటువంటి రాత్రులు, నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాం. ఏర్పడ సంసారం ఎటువంటి తెలియదు, కొత్త సంసారం. మన పల్లెటూళ్ళలో అంటారు కొత్త కుండలు ఈగేది వచ్చినట్టు. అవి అంత ఘోరమైన పరిస్థితులలో విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ, ముఖ్యమైనటువంటి సమస్యలు ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి, మన ప్రాధాన్యత ఏంది, మన ప్రజల కష్టసుఖాలు ఎట్లున్నాయి, ఏ వర్గం ఎట్లున్నారు, మీరు అందరూ సంతోషంగా ఉంటేనే, అందరూ సుఖంగా ఉంటేనే, అందరూ మటన్ బిర్యానీ తిని మనకు కాదు, పప్పో పులుసో కనీసం తిని ఏమైనా జారవాడు బతలంటే అది మనకు కావాల్సింది. దానికోసమని ఒక ప్రయాణం చేసాం. భగవంతుని దయ మంచి కలిసి వచ్చింది. మనకు రాష్ట్రానికి మంచి ఆదాయం సమకూరింది. చాలా మంచి పనులు చేసినాం. పేదోళ్ళని ఆదుకున్నాం, ఉద్యోగస్తుల జీతాలు కొంత పెంచుకున్నాం, ఎంతో కొంత మేరకు అన్ని రంగాలలో పెంచుకొని ఒక పద్ధతిగా సాగుతున్నాం. కరెంటు చాలా టెరిఫిక్ సమస్య ఉండే, ఎప్పుడు వస్తుందో భగవంతుని గారు కాని పరిస్థితి. దాన్ని అధిగమించినాం. మంచినీళ్ళ పీడ వదిలిపోయింది, చాలా వరకు పోయింది, 99% పోయింది. కొద్ది గొప్ప ఉన్నది అయిపోతుంది. లాస్ట్కి వచ్చి ఆడబిడ్డ బిందె పట్టుకొని మంచినీళ్ళ కోసం బజార్ మీద కనిపించదు మన రాష్ట్రంలో. ఆ పరిస్థితి వచ్చేసి అట్లనే ఎటు దిక్కులేని పరిస్థితుల్లో చేనేత కార్మికులు చచ్చిపోయింది. వాళ్ళని కొంత కాపాడుకున్నాం, సావులు బంద్ అయ్యి. రైతులను కొంత ఆదుకున్నాం. ముసలి ముడిగే పాపం వాళ్ళని దిక్కు లేక, సృష్టిలు లేక, సెల్లల బాయిలలో పడి చచ్చిపోయాడు. కొడుకులు కోడని చక్కగా కూడా వాళ్ళకు 2000 మొన్న దాకా 1000 ఇచ్చి పెంచి 2000 ఇస్తే ఎవరిని మోతాదు లేకుండా బతుకుతారు. వాళ్ళు ఎవరిని మోతాదు లేదు, ఎవరిని అడుక్కునే పరిస్థితి లేదు. వాళ్ళ డబ్బు వాళ్ళకి వస్తుంది, బ్యాంకులో చేరుతుంది. ఏదో తోచిన కాడికి వాళ్ళు ఇంత మంచిగా తిని బతుకుతున్నారు. అది ఒక తృప్తి ఉంది. దీనిలో ఇక మన కథ ఆర్టిస్ట్. మన కథ ఏంటంటే, నేను వెనకట రవాణా మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు చాలా 3 ఏళ్ళు ఉన్నా. నేను నష్టంలో ఉండే సంస్థను చాలా కష్టపడి తిరిగి ఒక 14 కోట్ల లాభంలో తెచ్చింది. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। रियासती वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद की मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन के इंतजाम व इंसराम को अपनी तहवील में ले लिया है। गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद हुसैन शब्बीर को 3 साल कबल मुतवल्ली बनाया गया था। अब उनकी मियाद खत्म हो जाने पर वक्फ बोर्ड ने तौलियत संभाल ली है।
सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की हिदायत पर इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड जलील ने हबीबनगर पुलिस को इस फैसले से वाकिफ करवाया और पुलिस की मदद से मुतवल्ली से चाबियां हासिल कर ली। दफ्तर को भी मोहरबंद कर दिया गया है। अब देखना है कि वक्फ बोर्ड किसको मुतवल्ली नामजद करता है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि दरगाह के साबिक मुतवल्ली शाह फैसल भी खुद को जानशीन और मुतवल्ली बताते हैं और वक्फ बोर्ड से उनका कर्जे से तनाज़ा चल रहा है। ये मुतवल्ली साहब को जो टेम्परेरी मुतवल्ली थे यहाँ पे, उनका टर्म ख़त्म होने की वजह से ये अब डायरेक्ट मनी में लेने के लिए ऑर्डर्स हुए। इसी वजह से हम आके जो एज्यूम चार्ज कर दिए। कितने साल थे साहब ना? 3 इयर्स का था सर। 3 इयर्स का था। अब ये किसके हाथ में रहेगा? अब वक्फ बोर्ड की ये रास निगरानी में सब ये वक्फ बोर्ड इसको टेक कर करेंगे। अब दरगाह पूरा वक्फ बोर्ड के अंडर में रहेगा? बिल्कुल। मुतवल्ली साहब का 3 साल टाइम था, 3 साल उनके ख़त्म हो गए, इसलिए डायरेक्ट वक्फ बोर्ड में चाबियाँ ले लिए, वक्फ बोर्ड वाले डायरेक्ट मैनेजमेंट बने हुए। हमारे को हर तनख्वाह वक्फ बोर्ड इकबाल साहब जब से आए थे हमको महीने को महीना 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती और हमारे को वक्फ बोर्ड का भी तनख्वाह नहीं सही। और जब से इन्होंने आए इनके हाथ में गल्ला दिए थे, 1 गल्ले की जगह 2 गल्ले भी ले लिए। हमारे को 3 महीने या 4 महीने तनख्वाह दिए, उसके बाद हमारे 3-3 महीने की तनख्वाह भी। कौन लिए गल्ला? मुतवल्ली साहब लिए। कौन से? ये निज़ाम गुलबर्गे वाले जी। हमारे को 3-3 महीने की तनख्वाह भी रुका है और पलट के इन लोगों तो इतना टू मैच कर दिए। आखिरी में खादिमों से भी इन्होंने लेके खाए, हाँ पासान दिए वो भी लेके खाए, हर चीज़ खाए। और इतना तक मैं आपको प्रूफ भी बोल तो बता सकती हूँ, तो आचार्य मुबारक ने गल्ला कंटिन्यू 1 महीना गल्ला भी लिए हर साल। इन्होंने जब से 3 साल हुआ, 3 साल से वही चल रहा था इनका, समझे। और हमारे को इतना सपोर्ट हम करें इनको करे बाद भी हम लोगों की तनख्वाह रोक के गरीब लोग बेवाया हैं लोग पूरे। क्या काम करते हैं ये लोग सीपर हैं, झाड़वा देते हैं जी। दरगाह शरीफ पूरा साफ करना, धोना धुलाना पूरा करते हैं हम लोग, समझे। ये गरीब लोग बेवाएं के 3-3 महीने के डुबा दिए। फिर मैं मधुकर साहब में थे जब कंप्लेन भी करी थी, कंप्लेन करे तो ठीक है नसीम आपा तुम वक्फ बोर्ड पे और मुतवल्ली पे कंप्लेन दे बोले। मैं बोली साहब हमारे को वक्फ बोर्ड तनख्वाह डायरेक्ट दे रही तो हम वक्फ बोर्ड पे कहीं को करेंगे, हमको इन्हों देना हम इनके ऊपर करते बोले। ठीक है बोले, हम जाके एक दरख्वास्त भी दिए थे साहब को, बुला के इनको बोले तो भी लोग हमारे को तनख्वाह नहीं दी। 3 महीने की तनख्वाह जो है ना पूरा कितना? 18,000 एक जनों के 18,000 3 महीने के पैसे। ये पूरे 8 जनों के थे, 8 जनों के पैसे है। 8 में किसी को एक को भी नहीं दिए पैसे, पूरे 3 महीने के पैसे। हाँ देखो हम इनसे घड़ी घड़ी पूछते गए, इन्होंने कान पे जूने ले गए, दूसरों को ले लेके बीच में हमारे को केयर नहीं करे। हमारे को उनके हाफिज में भी कदम नहीं रखने दिए। 1 साल होगा पूरा मैं इनके हाफिज में कदम भी नहीं रखी। जब पैसे पूछेंगे बोलते किरकिरी हो गई थी। फिर बीच में इनके जो चमचे हैं वो चमचे भी इनको क्या क्या सिखाए के हमारे से खिलाफ हो गए, तो हम भी अनजान हो गए। हम मुकामी आदमी आए, हम कहीं को इनसे झेलेंगे ज़्यादा। अब इन्हों चले गए, इनके 3 साल ख़त्म हो गए, अब इन्हों चले गए। अब हमारे को 3 महीने की तनख्वाह कौन देंगे? हम वक्फ बोर्ड में भी जाके कंप्लेंट दिए तो हमारे को वक्फ बोर्ड वाले बोले अम्मा हम तो उनको 2 गल्ले दे दिए, आप लोगों ने तनख्वाह उन्होंने देना बोले। हम जाके तनख्वाह के बारे में भी इश्यू करे बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड में, मगर वक्फ बोर्ड वाले बोले हम तो इनको 2 गल्ले दे दिए, आपकी तनख्वाह इन्हें देना, मगर इन्होंने तनख्वाह देने को तैयार नहीं। अब इन्होंने चले गए, इनके 3 साल ख़त्म हो गए, हमारे को तनख्वाह कौन देना? हम तो केस उनके ऊपर कंप्लेंट देंगे मुतवल्ली के ऊपर। टीआरएस के कारगुज़र सदर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि खवातीन और बच्चों पर जुल्म व ज्यादती करने वालों से निमटने सख्त क़वानीन बनाए जाएं और मुल्ज़िमीन को किसी भी तरह बख्शा न जाए। अपने ट्वीट में के.टी. रामाराव ने पार्लियामेंट के जारी अजलास में मौजूदा क़वानीन में तरमीम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 7 बरस कबल निर्भया के वाक़े के मुल्ज़िमीन को अब तक भी फांसी की सज़ा नहीं दी गई, जो कि एक अलमिया है। उन्होंने अपना ट्वीट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। अमीर शरीयत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने सादनगर में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी और बेईमाना कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने सारी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। उसके मुल्ज़िमीन को खा उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने असमत रेजी के वाक़यात और क़त्ल गारतगिरी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि माशरे की इस्लाह के लिए अब बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसी घटिया हालात करने की आज शहर हैदराबाद ऐसे हरकत में सबसे आगे जा रहा है।
मुसीबत यह है कि हमारे भाई भी शामिल। अफसोस कि हमारे हलाल खाते हैं, अल्लाह ने हलाल घर में छीना दिए, हराम की तरफ हमारी आजकल वापस ज्यादा। अल्लाह तबारक ताला हमको गुनाह से बचने का हुक्म दिया, मगर आज जो हालात चल रहे हैं इस अमल पर न सिर्फ हम एहतजाज करते हैं बल्कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा भी करते हैं। मगर उसमें एक अपना माशाअल्लाह कहीं तो कहीं ऐसे कामों में तो चोरी में अपन की उम्र तो ये यहाँ क्या एक व्यक्ति का मुजाहरा बराबर। तो खैर बहुत अफसोस हुआ कि एक बिचारी दो हो गए थे आदमी को मालूम, दो औरतों के साथ बदकारी की गई और उनको हलाक कर दिया गया। अल्लाह हमारे कौम को अक़ल सलीम अता फरमाए। और हम उन माँ बाप से भी गुजारिश करते हैं अपने बच्चों को मेरे सरकार ने जैसा फरमाया घोड़ा से नहीं करते हैं कि महल में पैसा खा रहा है, और वही कई बच्चियां अपने बाल सफेद से देखकर रो रही है कब आएंगे और कब हमको ब्याह करके ले जाएंगे। मेरे वालिद माजिद का आज बयान हमारे किसी साहब ने वीडियो के हमें भेजा। अब बयान की आवाज सुन के फिर एक बार ऐसा महसूस हुआ कोई तो है ललकारने वाला था, आज वो भी नहीं। अब चबन उजाड़ते जा रहे हैं, बसाने वाले कोई नहीं है, उजाड़ने वाले को। मेरे अजीज, हम उस पर एहतजाज करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि सख्त से सख्त सजा की जाए और ऐसे अमल जहां भी हो ऐसे लोगों को कभी बख्शा ना और उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। और साथ में हमारे तमाम मुसलमान बच्चों से हमारी गुजारिश है बेटे जब शहवत उभर जाए अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह से रब्त कायम कर लो, मोबाइलों को छोड़ो, अल्लाह के सामने सजदारेज हो जाओ, शहवत आपकी दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ो, शहवत दूर हो जाएंगी। अपने बेटों पर निगरानी रखिए, अपनी बेटियों पर निगरानी रखिए। आज मेरे वालिद साहब की तकरीर इंशाअल्लाह फेसबुक पे भी मैं डालने के लिए बोलूँगा, वो भी आप सुन पाएंगे। गलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। रब्बना शादनगर की वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी और हलाकत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। हर रियासत और शहर से मुजाहरों की इत्तलात मिल रही हैं। बारकस के सामाजिक कारकुन ताहा कसीरी ने प्रियंका रेड्डी के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए तारीखी चारमीनार के पास मुजाहरा किया। उन्होंने वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुतालबा किया कि वह खातियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए। मैं तलहा कचहरी बारकस का रहने वाला कुछ दिन कबल जो हैदराबाद के नवाई इलाके शमशाबाद शादनगर शमशाबाद के करीब जो इंसिडेंट हुआ, एक हमारी बहन को, एक लड़की को ना सिर्फ बेदर्दाना कत्ल किया गया बल्कि उसके साथ रेप किया गया, जिसकी हम सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। और हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर उनके परिवार के साथ है, उनके गम में बराबर के शरीक है। और हम हुकूमत तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर सर से, केटीआर सर से, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली सर से गुजारिश करते हैं कि सख्त से सख्त कानून लगाया जाए, सख्त से सख्त इन कड़ी से कड़ी सज़ा इनको दी जाए, क्योंकि हमारा हैदराबाद प्यार वाला शहर है, मोहब्बत वाला शहर है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाला शहर है, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलने वाला शहर है। ऐसे शहर में दोबारा ऐसा काम ना हो, ऐसी हरकत ना हो, और ऐसा काम करने के लिए वो कांप उठे, तड़प उठे, ऐसी उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हम तमाम डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के परिवार के साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम उनके साथ है। फिर एक बार हुकूमत से गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन वहीदुद्दीन एडवोकेट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को रियासती हुकूमत की जानिब से तनख्वाह अदा की जानी चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड को मौसूल होने वाली आमदनी मुसलमानों के फलाह बहबूद और तरक्याती कामों पर खर्च की जा सके। कल रात एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की आमदनी का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों
और इंतजामी मसारिफ पर खर्च हो जाता है। इस मौके पर मौजूद IAS ऑफिसर उमर जलील ने, जो साबिक में महकमा अखिलती उमूर के सेक्रेटरी रह चुके हैं, हुकूमत को बाकायदा तौर पर तजवीज़ पेश करने और महकमे फाइनेंस और अखिलती उमूर से नुमाइंदगी करने की वकालत की। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का मसला है, जो वक्फ इदारों से जो पैसा आ रहा है, वक्फ फंड के नाम पे लिया जा रहा है या किराए के नाम पे लिया जा रहा है, इससे क्या हो रहा बोले तो हम फलाह बहबूद के ज्यादा काम इसलिए नहीं कर सक रहे क्योंकि वक्फ बोर्ड में जितने मुलाजिमीन काम करने वाले हैं उनको सरकारी तौर पर कोई तनख्वाह नहीं है। उनकी तनख्वाह में ये पैसे पूरे चले जाए क्योंकि उनकी तनख्वाह इतनी हेवी तनख्वाह है। अब एक वक्फ बोर्ड का CEO डिप्टी कलेक्टर रैंक के हमकन आ गया तो डिप्टी कलेक्टर रैंक के रेवेन्यू में जो तनख्वाह लेते थे आज वक्फ जायदाद के, वक्फ फंड के, अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता था उनकी तनख्वाह में जा रहा। तो इसलिए फलाह बहबूद का काम करने को मुश्किलात पेश आ रही क्योंकि वक्फ बोर्ड को चलाना बोले तो वक्फ बोर्ड की आमदनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर इस्तेमाल होना है तो इन मुलाजिमीन की तनख्वाहों को अगर सरकारी तौर पर हुकूमत अगर अपने उसमें लेती है तो इंशाल्लाह वो जो वक्फ फंड है और वक्फ के किराएजात है उसका अवाम तक सही तौर पे अवाम की फलाह बहबूद के लिए उसका हिस्सा पहुंच सकता है। मैं क्योंकि बाजुक हमारे लड़ाइयों से जुस्तजू करने वाली वो शख्सियत जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब IAP सेंटर के चेयरमैन और आमिर अली खान साहब और मेरे दोस्त और टिमरीज को अवाम में और मीडिया में एक स्टोरी की शक्ल देने वाले इब्राहिम कर्रार साहब, न सिर्फ इनका रिकॉर्ड ये रहा बल्कि तेलंगाना हुकूमत के मैनिफेस्टो से लेकर तामीरी कामों पर न्यूज़ के लिए एक स्टोरी बनाना आपका बहुत बड़ा इसमें किरदार रहा। और यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का और हमारे टिमरीज के नौनिहाल मासूम बच्चों का और उनके असातिज़ा का और यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमा है सहाफ़ी बरदरान का मैं बेहद मशकूर हूँ और आप तमाम को मेरी जानिब से मैं सलाम पेश करता हूँ। और खुसूसन अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है और अब एक ऐसा महीना शुरू हुआ है जिसका भी मुक़द्दस हम सभी मानते हैं क्योंकि ये महीने को हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से ताबीर किया जाता है। मैं तमाम को जानिब राग़िब करना चाहता हूँ कि जहाँ तक अभी मैंने इन मासूम बच्चों को जिनका तालीमी मुजाहरा मैंने सुना है, मैं इन बच्चों से एक बात ज़रूर कहूँगा इस मुक़द्दस महीने के ताल्लुक़ से, क्योंकि इस महीने में हज़रत अब्दुल क़ादिर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिनका इस महीने से गहराई से लोग याद करते हैं, इन बच्चों को उनके हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमी दौर की एक बात याद दिलाता हूँ। उन्होंने अपने मुकाम को छोड़कर जब तालीम हासिल करने के लिए दूसरे मुकाम जा रहे थे तो डाकुओं की टोली ने जब उनको लूटा था तो जब उन सब का सामान छीन लिया गया, जब हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मासूम बच्चे थे उनको भी पूरा चेक किया गया मगर उनके पास कुछ नज़र नहीं आया। फिर भी डाकू पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तो मासूम हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मेरे पास 14 अशरफियाँ हैं। तो जब वो लोग पूरा चेक करते हैं फिर भी नहीं मिलता, फिर कहते हैं कहाँ है, तो हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि यहाँ पर मेरे वालिदा ने सी दिए थे। तो उन्होंने पूछते हैं बेटा अगर तुम ये नहीं बताते तो बच जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा की एक नसीहत थी, झूठ मत बोलना चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए। तो अल्लाह का एहसान है जिस हस्ती को हम मानते हैं उनका बचपन से तालीमी दौर से उनका किरदार कैसा रहा। और एक बात मैं समझता हूँ कि शुक्र की बात अभी मैं समझता हूँ फाजिल साहब या कोई नौजवान बच्चे ने छेड़ा था, शुक्र के ताल्लुक से भी एक वाक़या मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह का था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
एक पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे और अल्लाह के आगे इबादत करते थे और उनको अपनी दिल की बात बताते थे। तो एक दफ़े का जिक्र है कि अल्लाह के मुक़द्दस नबी जिनको अल्लाह ने कलीमुल्लाह का लक़ब दिया था, वो हस्ती जब अल्लाह से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स उनसे मिलता है, कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से कह दीजिए कि अल्लाह ने मुझे इतनी सारी दौलत दी है, वो अब मुझे बस है, मुझे दौलत नहीं चाहिए। फिर जब आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा शख्स मिलता है जो टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हाईटेक सिटी और राजदुर्ग के दरमियान 1.5 किलोमीटर तवील मेट्रो ट्रेन सर्विस के आगाज से IT शोबे में काम करने वालों को बड़ी सहूलत मिली है। इस प्रोजेक्ट के आगाज से ज़्यादा 40,000 अफराद को फायदा मिल रहा है। हैदराबाद में 56 किलोमीटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 3 कॉरिडोर पर ट्रेन सर्विस चल रही है। L&T के CEO और सदरनशीन SN सुब्रमण्यम ने मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हुए मुसाफिरीन से बातचीत की और उनके एहसासात और ख्यालात मालूम किए। उन्होंने मुसाफिरीन से कहा कि वो मेट्रो ट्रेन की सर्विस को मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, अपनी तजावीज़ L&T को रवाना करें। शंकरपल्ली मंडल जिले रंगारेड्डी के मौजे पुरदत्तूर में किराने की दुकान को आग लग जाने का हादसा पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताम अमला का भारी नुकसान हुआ। जिस घर में दुकान लगाई गई थी वो जमीन दोज हो गया। मुकामी फायर ब्रिगेड ने मुकामी वाक़ा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आतिशबाजी की वजह बताई जाती है। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। మేము 11:30కి ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరినాము. మేము మ్యారేజ్ పోయినాము. ఈ ఊళ్ళో నుంచి కొంతమంది వ్యక్తులు మీ షాపు తగిలిపోతుందని ఫోన్ చేశారు. మేము మొత్తం ఒక 5 లక్షల వరకు సామాన్ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ మిషన్, లామినేషన్ మిషన్, జిరాక్స్ మిషన్, ఒక ఫ్రిడ్జ్, ఒక 30 కేజీల ఫ్రిడ్జ్, సామాను మొత్తం పాస్బుక్ అయిపోయింది. గ్రామస్తులు సహకరించి 3 సెట్టాలు జేసీబీ తోటి కూలగొట్టారు. ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చింది. శంకర్పల్లి పేజ్ నుంచి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు. మొత్తం ఆస్తి నష్టం మొత్తం లేకుండా మొత్తం అంతా బూడిదైపోయింది. భూమి పాస్బుక్లు ఇందులో ఉన్నాయి. మా ఆధార్ కార్డులు, మాకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు అన్నీ ఇందులో ఉండి మాడిపోయినాయి. మొత్తం దుకాణం లైసెన్స్ కూడా కాలిపోయింది. మాకు ప్రభుత్వం తరఫున ఏమన్నా సాయం చేయగలమని కోరుచుకుంటున్నాను. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।